पंडित जी आग में आहुति देते हुए मंत्र बोल रहे थे। दुल्हन बनी सुमन अपने पति वरुण के साथ मंडप में बैठी हुई थी। तभी पंडित जी बोलते हैं, वर वधू एक साथ आग में आहुति दें और बोले हरिओम। हरिओम। सभी रस्म रिवाज और मंत्रोच्चारण के बाद वरुण और सुमन का विवाह संपन्न हो जाता है। तभी वरुण की माँ सीमा वर वधू की नजर उतारते हुए बोलती है, समधी जी, अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लीजिए, क्योंकि अब आपकी बेटी हमारी हो गई है। सीमा की बात सुनकर पूजा के पिता किशन, जो कि पेशे से किसान थे, उनकी बहुत सी जमीन थी जिस पर वो टमाटर प्याज की खेती किया करते थे। वो अपनी आंख का पानी साफ करते हुए बोलते हैं, जी आपकी अमानत है, मेरा जो कुछ भी है मेरी बेटी ही है। आप हमेशा मेरी बेटी को खुश रखिएगा, बस इतनी ही गुजारिश है आपसे। आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और बहुत प्यार भी करेंगे। किशन और सीमा बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर प्रिया नाम की लड़की आ जाती है और बोलती है, अंकल जी, आपकी तरफ से काफी लोग आए हैं क्या? आपकी तरफ से बहुत दूर दूर से लोग आए हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे बाहर ट्रक ट्रॉली खड़ी हो रखी है, सभी को तरपाल से ढका हुआ है। अरे नहीं बिटिया, हमारे रिश्तेदार दूर से नहीं आए हैं। किसान की बेटी की शादी हुई है तो फिर दहेज भी तो किसानों वाला ही जाएगा ना। वह जो ट्रैक्टर ट्राली बाहर खड़े हुए हैं ना, वह टमाटर प्याज से भरे हुए बोरे जो मैं अपनी बेटी को उसके दहेज में दे रहा हूँ। सीमा जी ने बाकी कुछ देने से तो मना ही कर दिया था, इसलिए अपने खेत की सारी खेती अपनी बेटी को उसके दहेज में दे रहा हूँ। किशन के इस अनोखे टमाटर प्याज वाले दहेज के बारे में सुनकर शादी के सभी मेहमान अजीब तरीके की बातें करने लगते हैं और सभी की बातों को नजरअंदाज करते हुए विदाई की रस्म को पूरा किया जाता है और वरुण सुमन को लेकर ससुराल आ जाता है, जहां पर सीमा उन दोनों की आरती उतार कर गृह प्रवेश की रस्म करवाती है। दहेज में आई हुई टमाटर प्याज भरी ट्रैक्टर घर से थोड़ी दूर पर बनी पार्किंग में खड़ा करवा दिया जाता है। अगली सुबह सुमन सीमा से बोलती है, माँ जी, आज सबके लिए खाने में क्या बनाऊं? बेटा, जो तेरा मन करे तो वो बना ले। तो माँ जी, मैं प्याज के पराठे, टमाटर की चटनी, आलू टमाटर की सब्जी और प्याज की कचौड़ियाँ बना देती हूँ। अब पिताजी ने इतना सारा दहेज में टमाटर और प्याज दिया है तो वो किसी काम तो आएंगे ना। हाँ हाँ, सारे प्याज टमाटर काम में तो लेने ही पड़ेंगे, लेकिन बेटा इतने सारे प्याज टमाटर हम एक साथ कहाँ ही खा पाएंगे। एक काम करती हूँ कि थोड़े बहुत प्याज टमाटर आस पड़ोस वालों को भी दे देती हूँ, वरना खराब ही हो जाएंगे। जैसा आपको ठीक लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर सीमा पूरे मोहल्ले में भर भर कर टमाटर प्याज बांट देती है, लेकिन अभी भी बहुत सारे टमाटर और प्याज बच जाते हैं। दिन गुजर जाते हैं और गर्मी के कारण टमाटर प्याज सड़ना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से हर तरफ उनकी बदबू फैलने लगती है। आस पड़ोस के लोग सीमा के घर आकर कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं। ऐसी एक दिन सीमा परेशान होकर बोलती है, हे भगवान, मैं तो परेशान हो गई हूँ। बहू, आखिर मैं करूँ क्या? तेरे इन दहेज में आए हुए प्याज टमाटर अरे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऊपर से अब इनमें इतनी बदबू आ रही है कि मोहल्ले वाले भी परेशान हो गए हैं। दहेज में तेरे पिताजी को टमाटर प्याज देने के सिवा कुछ और नहीं मिला था क्या? माँ जी, अब मैं क्या करूँ? हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, मैं और आप मिलकर टमाटर प्याज की छटाई कर लेते हैं और जो टमाटर प्याज सही होंगे उन्हें निकाल के रख लेंगे और बाजार में ले जाके बेच आएंगे। ऐसे हम पैसे भी कमा लेंगे और हमें इनसे छुटकारा भी मिल जाएगा। अरे मैं नहीं जाऊंगी इन प्याज टमाटरों के बीच में। ये टमाटर प्याज तू ही दहेज में लेकर आई है ना, तो अब तू ही इनकी साफ सफाई कर। मंडी पहुंचाने तक का काम तू ही करेगी। आ गई बात समझ में? माँ जी, मैं अकेली सब कुछ कैसे करूँगी? थोड़ी मदद तो कर दीजिए। जब मुसीबत खुद लेकर आई है तो उसका निवारण भी तू ही करेगी। चल जा यहाँ से। अगर अब की बार मुझे किसी की शिकायत मिली ना, तो मैं तुझे भी प्याज टमाटर के बीच में जाकर पटक दूंगी। जिसके बाद सुमन अपने मुंह को अच्छे से बांध लेती है, जहां से उनकी बदबू आ रही थी। जैसे तैसे करके सुमन सभी सड़े गले टमाटर प्याज अलग करती है और अच्छे वाले टमाटर प्याज एक तरफ करके बोरी में भरकर सभी को मंडी में बेचने के लिए चली जाती है। घर आने के बाद सुमन रगड़ रगड़ कर नहाती है, लेकिन उसके जिस्म से सड़े हुए टमाटर प्याज की बदबू नहीं जाती। ऐसे ही वरुण रोमांटिक मूड में जैसे ही सुमन को अपनी बाहों में पकड़ता है, तभी उसे सुमन में से गंदी बदबू आती है और वरुण सुमन को धक्का देकर खुद से दूर करते हुए बोलता है, छी छी सुमन, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से। नहा कर नहीं आई हो क्या? जी, मैं तो बहुत रगड़ रगड़ के नहाई हूँ, 10 बार साबुन लगा चुकी हूँ, लेकिन ये सड़े हुए प्याज टमाटर की महक तो मेरे अंदर से जा ही नहीं रही है।
यार हद होती है, क्या जरूरत थी बाजार ले जाकर इसको बेचने की। इसके चक्कर में देखो तुम्हारे अंदर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। आप गुस्सा मत होइए ना, इसमें मेरी क्या गलती है? ये गलती से हुआ है या जानबूझकर हुआ है या कैसे हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अभी यहाँ से जाओ यार। इतनी गंदी बदबू आ रही है, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। जब तक ये बदबू ना जाए ना, यहाँ मत आना मेरे सामने तुम। इतना कहकर वरुण सुमन को कमरे से निकाल देता है। उदास सुमन कमरे के बाहरी दीवार से टेक लगाकर बैठ जाती है और उसके बदन से आ रही बदबू पास से गुजर रही सीमा को आती है और वो बोलती है, हाय हाय बहू, ये कौन सा गंदा परफ्यूम लगा कर आई है तू, जो तूने पूरा नाक ही सड़ा दिया। और ऐसे भीख मंगों की तरह कमरे के बाहर क्यों बैठी है? इसलिए माँ जी, क्योंकि मैंने जब टमाटर और प्याज की सफाई की थी ना, वो टमाटर और प्याज सड़े हुए थे, तो उनकी बदबू मेरे अंदर ही रह गई है। मैं इतना नहा चुकी हूँ पर उनकी बदबू तो मेरे अंदर से जा ही नहीं रही है। इसलिए वरुण जी भी मुझसे गुस्सा हो गया, मुझे कमरे से बाहर कर दिया है। अरे वरुण क्या, तुझे तो कोई भी घर से बाहर निकाल देगा। चल जाकर बाहर आउट हाउस में सो। सारे घर में ओडोनिल छिड़कना पड़ेगा। इतनी गंदी बदबू आ रही है कि इससे अच्छा तो हम तेरे पिताजी से दहेज में कोई मोटर कार मांग लेते या सोना चांदी ले लेते। कम से कम हमें इतनी परेशानी तो नहीं होती। जब से ये प्याज टमाटर हमने तेरे बाप से दहेज में लिए हैं, हमारी तो जिंदगी ही खराब हो गई। अब यहाँ क्या बैठी हुई है, जा यहाँ से। सीमा के कहने पर बेचारी सुमन उठकर वहाँ से आउट हाउस में चली जाती है और भूखी प्यासी सुमन को वहाँ पर अकेले नींद नहीं आती और बेचारी सारी रात यूं ही बस करवटें बदलते हुए रात बिता देती है। अगले दिन जब सुमन घर पर आती है, तभी वरुण और सीमा सुमन को सूंघते हुए बोलते हैं, अब इसमें से काफी हद तक तो बदबू कम हो गई है। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। बाकी रही सही बदबू भी इसके शरीर से भगाने के लिए मेरे पास एक आइडिया और भी है। कैसा आइडिया माँ जी? सारी रात तो मैं वैसे ही नहीं सोई हूँ, अब क्या करना होगा मुझे? अरे तेरे चक्कर में जो हमारी नींद उड़ गई है उसका क्या? बाहर अच्छी खासी धूप निकल गई है, जाकर धूप में बैठ जा। धूप से तेरे बदन की सारी बदबू खत्म हो जाएगी। जब तक तेरे शरीर से पूरी बदबू खत्म न हो जाए, नीचे आने की कोशिश भी मत करना। बेचारी सुमन सीमा और वरुण के कहने पर धूप में बैठ जाती है। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है। कोई सुमन के पास नहीं आता और ना ही उसे कोई खाने पीने को देता, जिस वजह से सुमन का बीपी बहुत जल्दी लो हो जाता है और शाम ढलते ढलते वो बेहोश हो जाती है। तब एकदम से वरुण और सीमा छत पर जाते हैं और सीमा को बेहोश देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों फटाफट से उसे लेकर अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर सुमन का इलाज करते हुए बोलते हैं, देखिए, जरूरत से ज्यादा गर्मी होने के कारण आपकी बहू की बॉडी डिहाइड्रेशन मोड में जा चुकी है। उनकी बॉडी में पानी की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। जल्दी से हमें उन्हें ग्लूकोज चढ़ाना होगा, वरना गर्मी के कारण वो गर्मी उनके सर पे चढ़ जाएगी और उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर सीमा और वरुण हैरान रह जाते हैं और दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। काफी घंटे ट्रीटमेंट के बाद आखिरकार सुमन को होश आता है। तभी वरुण और सीमा उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, बहू हमें माफ कर दे। तेरे दहेज में आए हुए प्याज टमाटर की वजह से हमने तेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटा, आखिर इसमें तेरी क्या गलती है? तू भी तो इस घर का ही हिस्सा है ना। हम तुझे उस चीज की सजा दे रहे थे जिसमें तेरा कोई हाथ ही नहीं था। माँ सही कह रही है सुमन, हमें माफ कर दो। हमारे कारण आज तुम्हें कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। तुम्हारी बदबू से खुद का पीछा छुड़ाने के लिए हम तुम्हें खुद से दूर करते रहे, लेकिन हम ये भूल गए कि तुम्हें कैसा लगता होगा। वो बदबू सिर्फ हमें ही तो नहीं आती, तुम्हें भी तो आती होगी। हमें सोचना चाहिए था कि तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ता होगा, कितना घुट रही होगी तुम, लेकिन हमने तुम्हारा साथ देने की जगह तुम्हारे साथ ऐसा किया, गलत बर्ताव किया। हमें माफ कर दो। वरुण जी, माँ जी, कोई बात नहीं। आप लोग भी तो परेशान हुए थे ना, इसलिए आप लोगों को जो सही लगा आपने वही किया। देखो, अब तो मेरे बदन में जरा सी भी बदबू नहीं आ रही है। शुक्र है दहेज में आए टमाटर प्याज की कहानी आखिरकार खत्म ही हो गई। कुछ ही दिन बाद सुमन एकदम भली चंगी हो जाती है, जिसके बाद वरुण और सीमा उसे अपने साथ घर ले आते हैं और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। गोपाल एक गरीब मजदूर था जो बड़ी सी कोठी में नौकर का काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में एक बेटी निधि और एक बेटा पंकज और उसकी पत्नी सरला थी। एक शाम गोपाल अपने मालिक गिरधारी लाल की कोठी से काम खत्म करके निकल ही रहा था कि तभी उसको गिरधारी लाल की पत्नी अनीशा रोक कर कहती है, अरे गोपाल रुको, वो मेरे कमरे का एसी पुराना हो गया है तो हम कल नया ला रहे हैं। तो अगर तुमको वो पुराना वाला चाहिए तो बताओ, वरना मैं कल कबाड़े में भिजवा दूंगी। मालकिन एसी और हमें
ना ना, हमें क्या जरूरत। अच्छा चलो कोई नहीं, मैंने सोचा इस बार बहुत गर्मी पड़ रही है तो तुमको और तुम्हारे परिवार को थोड़ी राहत मिल जाएगी गर्मियों से। मालकिन बोल तो सही रही है, बच्चे भी बोलते रहते हैं कूलर ले लो, अगर एसी ही ले गए तो कितने खुश हो जाएंगे। मालकिन वो तो है, लेकिन हम उस एसी को फिट कैसे करेंगे अपने घर में? हमको तो आता ही नहीं है चलाना न लगाना। उसकी चिंता तुम मत करो, कल मेरे नए एसी को फिट करने लोग आएंगे, उनको कहकर मैं एसी तुम्हारे घर लगवा दूंगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, चिंता मत करना, कोई पैसा नहीं देना तुमको किसी चीज का भी, ना एसी का और ना उन लोगों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। गोपाल अपने घर में जाकर ये खुशखबरी अपने बच्चों को सुनाता है तो उसका बेटा मयंक उछलते हुए बोलता है, क्या पापा, एसी? अरे गजब, आप तो कमाल कर दिए। हम तो आपको सेकंड हैंड कूलर के लिए न जाने कब से मना रहे थे और आप हमें एसी का सुख दे रहे हैं पापा। ए जी, मालकिन जो ये एसी फेसी दे रही है, इसका पैसा तुम्हारी तनख्वाह में से तो नहीं कटेगा ना? नहीं रे भाग्यवान, वो तो कबाड़ में देने को थी एसी, लेकिन पहले हमसे पूछ लिया तो हमने हाँ कर दिया। पापा हम पहले कह रहे हैं ये एसी बैठक में लगेगा ताकि हम सभी को आराम मिले, कहीं बेटे के प्यार में बहकर उसके कमरे में फिट न करवा देना। अरे नहीं मेरी बच्ची, कल जब वो लोग आएंगे तो तू बता दियो कहाँ लगाना है। ठीक है, चलो अब खाना डालो, बहुत भूख लगी है। कच्चे पक्के घर में रहने वाले गोपाल के घर में एसी आने वाला था, जिससे सब खुश थे। पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह गोपाल तैयार होकर गिरधारी लाल की कोठी पर काम करने पहुंचता है और दोपहर के वक्त कुछ आदमियों के साथ टेम्पो में एसी लेकर आता है और अपने घर पर लगवाने लगता है। गोपाल के आसपास के पड़ोसी उसके घर में एसी लगता देखकर बड़े हैरान होते हैं। कुछ देर में एसी मैकेनिक एसी लगाकर और उनको चलाने का तरीका समझाकर चला जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार एसी के आगे खड़ा हो जाता है और सरला बोलती है, ए जी, इसको चलाने से बहुत तेज हवा निकलेगी क्या? कहीं हमारा घर उथल पुथल तो नहीं हो जाएगा? मम्मी ये एसी है, तूफान लाने वाली मशीन नहीं, इसके चलने पर आवाज नहीं होती और ये अपनी ठंडक से हमारे इस छोटे से घर को शिमला बना देगा कुछ ही देर में। बिटिया चला के देखेगा? इससे क्या पूछना, लाओ रिमोट, मैं चलाता हूँ। मयंक निधि के हाथ से रिमोट छीनकर एसी चालू करने ही वाला था कि इतने में निधि बोलती है, रुक जा गधे, पहले घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर, वरना सारी ठंडक बाहर चली जाएगी। अरे हाँ, चल बंद करते हैं। सारे मिलकर घर के सब खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। छोटी से छोटा हॉल भी किसी कपड़े से ढक देते हैं, जिसके बाद एसी के ऑन होते ही कुछ ही देर में उनका छोटा सा घर ठंडा हो जाता है। ये देखकर गोपाल बोलता है, अरे वाह, एसी ने तो पूरे घर को ठंडा कर दिया, लग ही नहीं रहा कि बाहर गर्मी का मौसम है। गोपाल के इतना बोलते ही गोपाल के फोन पर उसकी मालकिन का कॉल आता है, जो उससे बोलती है, अरे गोपाल, एसी लगवाने के लिए भेजा था तुमको, वापस नहीं आए, यहाँ इतना काम है। बस आया मालकिन। इतना बोलकर गोपाल घर से निकलता है तो उसे बाहर बहुत तेज गर्मी लगती है, लेकिन वो जल्दी से अपने काम पर पहुंचता है, जहां दूसरी तरफ उसका परिवार एसी आने पर बड़े आराम से सारे काम धाम छोड़कर एसी की ठंडक का मजा ले रहा था। लेकिन गोपाल एक गरीब मजदूर था और दोपहर से शाम तक एसी चलने पर उसके घर के छोटे से मीटर पर ज्यादा लोड पड़ने लगा था और वो फूक जाता है और शाम के समय उनके घर की बत्ती चली जाती है। अपना काम खत्म करके जब गोपाल घर आता है तो घर में अंधेरा देखकर कहता है, अरे ये क्या, हम तो सोचे घर जाकर एसी की हवा खाएंगे, लेकिन यहाँ बत्ती गई है। बत्ती नहीं गई, मीटर फूक गया है पापा। क्या, कैसे? एसी तो ले आए पापा अब, लेकिन उसके हिसाब से घर का मीटर भी तो होना चाहिए ना। इतना पैसा कहाँ से लाए कि मीटर बदलवा ले? नया मीटर लगवाने के लिए बिजली विभाग वाले 7,000 रुपए मांगते हैं। ए जी, ऐसा करिए, मेरे गहने गिरवी रख के लगवा लीजिए, अब इस गर्मी में अंधेरे में तो जिंदगी नहीं कटेगी ना। गरीब गोपाल के घर एसी आए एक दिन भी नहीं हुआ था और उसको अपनी बीवी के गहने गिरवी रखकर नया मीटर लगवाना पड़ा, जिसके बाद वो तो दिन में काम करता, लेकिन पीछे से उसके बच्चे पूरा दिन एसी चलाकर आराम फरमाते।
ऐसे ही समय गुजरता है और 1 महीने बाद जब बिजली का बिल आता है तो उसे देखकर गोपाल हैरान हो जाता है और अपने परिवार से बोलता है। अरे ये क्या सरला, इस बार बिजली का बिल 3000 रुपए आया है, जो कि 200-250 आता था। जब एसी लगने के बाद से बच्चे पूरे दिन उसको चलाए रखते हैं। ये एसी तो मुसीबत बन गया हम गरीबों पर। कहाँ से लाऊं इतना पैसा? पहले मीटर, अब बिल। मेरी तो कमाई भी नहीं है इतनी। एजी, अपनी मालकिन को बोलकर देखो तनख्वाह बढ़ाने की। बोलना मैडम एसी लगने से खर्चा बढ़ गया है। सरला की बात मानकर अगले दिन गोपाल अपनी मालकिन अनीशा के पास जाकर कहता है। मालकिन, वो हमको आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ गोपाल, बोलो क्या बात है। वैसे एसी तो ठीक चल रहा है ना? वो तो ठीक चल रहा है मैडम, लेकिन वो थोड़ा आप मालिक से कहकर हमारी थोड़ी तनख्वाह बढ़वा देती तो मेहरबानी होती। एसी लगने से खर्चा बढ़ गया थोड़ा। देखो गोपाल, एक तो इतना महंगा एसी हमने तुमको फ्री में दिया, ऊपर से उसे लगवाने भी अपने ही आदमियों को भेजा। ऐसे में तुम तनख्वाह बढ़ाने की बात कैसे कह सकते हो? और देखो एसी लगवाया है तो उसको हिसाब से इस्तेमाल करो ताकि वो तुम्हारे खर्चे ना बढ़ाए। इतना बोलकर अनीशा अपने कमरे की ओर चल देती है और गोपाल पूरे दिन काम करके मायूस होकर घर आता है और अपनी पत्नी से बोलता है। मालकिन ने तनख्वाह बढ़ाने से साफ मना कर दिया। अगर मैंने उनसे ये एसी नहीं लिया होता तो शायद मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाती, पर अब तो उन्होंने इस एसी को फ्री में देकर हमें अपने एहसान के तले दबा लिया कि अब हम बोल भी नहीं सकते उनसे पैसों का। एजी, अब हम क्या करेंगे? अगर बिल नहीं भरा तो बिजली विभाग वाले बिजली काट देंगे, और अगर जैसे तैसे बिल भर भी दिया तो महीने का राशन कहाँ से आएगा? हम गरीबों के घर एसी आया तो सही, लेकिन खुशियाँ लेकर नहीं, कर्जा और बोझ लेकर। अब अगर इसको हटवाया तो बच्चे बुरा मान जाएंगे। गोपाल और सरला की ये बातें उसके बच्चे सुन लेते हैं और वो दोनों अपने माँ बाप की परेशानी समझते हुए उनके सामने आकर उनसे कहते हैं। पापा, ये कुछ पैसे आप रख लो, हमने जोड़े हुए थे, इनसे आप बिल भर दो। हाँ पापा, मुझसे भी ले लो, और अब से हम इस एसी को बेफिजूल में नहीं चलाएंगे। हम समझ गए कि हम गरीब हैं और हमें अपनी चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए। हाँ पापा, अब से एसी दिन में एक ही बार चलेगा, वो भी रात के समय जब पूरा परिवार सोने लगेगा। पूरा दिन तो हम निकाल ही सकते हैं ना बिना एसी के, पहले भी तो यहीं रहते थे ना। अपने बच्चों को अपनी मदद करता देखकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन दोनों को गले लगाकर कहता है। बेटा, हम बहुत मेहनत करेंगे ताकि तुमको इन छोटी छोटी खुशियों के लिए समझौता न करना पड़े हालातों से। गोपाल के घर जब एसी आया था तो उसका परिवार खुश था, लेकिन तब वो ये नहीं जानते थे कि एक गरीब परिवार के पास इतनी महंगी चीज आने के क्या परिणाम होंगे। लेकिन समय रहते गोपाल के बच्चों ने समझदारी दिखाई और उसको एसी के चलते कर्ज के बोझ में दबने से बचा लिया। पूजा अपने मन में बहुत सारे सपने लिए अपने ससुराल में कदम रखती है, जहां उसकी सास कमला अपनी बहू का स्वागत करती है और उसको अपने छोटे से घर के अंदर लेकर आती है, जहां आकर पूजा कहती है। माँ जी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ बहू, बोल ना। अब तू मेरी बहू ही नहीं बेटी भी है, इसलिए बेझिझक बोल। माँ जी, मैं अपने साथ एक कान्हा जी की मूर्ति लाई हूँ, क्या मैं उसको यहाँ मंदिर में रख सकती हूँ? अरे बहू, ये भी कोई पूछने की बात है, रख ले। वैसे तेरा भगवान के प्रति बहुत विश्वास है क्या? हाँ माँ जी, और मेरा सपना है कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊँ, लेकिन मेरे परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे तीर्थ यात्रा करवा सके। अरे बहू, तीर्थ यात्रा तो बूढ़े बुजुर्ग करते हैं और अभी से तीर्थ यात्रा पर जाने का क्या शौक है? अरे बुढ़ापे में जाइयो, चल जा, अब आराम कर ले। कमला के कहने पर पूजा अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में पूजा का पति माधव कमरे में आता है और वो अपनी नई नवेली पत्नी का घूंघट उठाकर पूछता है। वैसे मेरी औकात नहीं है कि तुम्हें कोई तोहफा दे सकूं, लेकिन फिर भी आज हमारी शादी हुई है और शादी की पहली रात है, तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ। अभी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आने वाले समय में कोशिश करूंगा। देखिए, अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो कृपया करके आप मुझे तीर्थ यात्रा करवा दीजिए। मेरा सपना है कि मैं चारों धाम की यात्रा करूं, और वो भी बूढ़े होकर नहीं, अभी। क्या तीर्थ यात्रा? अरे तीर्थ यात्रा करने की उम्र तो माँ की है और तुम करना चाहती हो, और चारों धाम की यात्रा करने में बहुत पैसा लगता है।
मैं गरीब कहाँ से तीर्थ यात्रा करवा पाऊंगा तुमको। कोई नहीं, फिर रहने दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पूजा इतना बोलकर बिस्तर पर आराम से सो जाती है और माधव को बुरा लगता है कि वो अपनी पत्नी की एक इच्छा पूरी करने लायक भी नहीं है। अगली सुबह पूजा एक अच्छी बहू की तरह जल्दी उठकर नहा धोकर अपने ससुराल में पहले पूजा करती है और उसके बाद सबके लिए पहले रसोई में मीठा बनाने जाती है। लेकिन वो देखती है कि उसके ससुराल में ना तो सूजी है ना दूध। ये देखकर वो अपनी सास कमला से कहती है, माँ जी, आज हमारी पहली रसोई है तो हम सोच रहे थे कि खीर या हलवा बना देते हैं, लेकिन रसोई में तो ना तो दूध है ना ही सूजी। अरे बहू, गरीबों के घर में ये सब नहीं मिलता। ऐसा कर, चीनी पड़ी है, जाकर सबके लिए चीनी के पराठे बना ले, मीठा का मीठा बन जाएगा और सबका पेट भी भर जाएगा। पूजा अपनी सास के कहे मुताबिक यही करती है कि चीनी के पराठे बनाने के बाद सबसे पहले वो उसका भोग भगवान को लगाती है और ऐसा करते हुए उसकी सास देख लेती है, जो नाश्ते के वक्त अपनी बहू से कहती है, बहू, मानती हूँ तेरा भगवान के प्रति श्रद्धा भाव है और तूने अपनी पहली रसोई का भोग उन्हें लगाया, लेकिन उसके बाद वो पराठे यहाँ लेकर आ जाती। भगवान कौन सा आकर खाते हैं? भगवान ना सही, लेकिन जानवर तो खा ही सकते हैं ना माँ जी। और मैंने तो भगवान को चढ़ाई रोटी गाय को खिला दी। लेकिन हम गरीब है, आज पहली रसोई थी, चल गया। रोज रोज मत करने लग जाइयो ऐसा, वरना महीने भर का राशन 10 दिन में खत्म हो जाएगा। माँ जी, अगर हम दान पुण्य नहीं करेंगे तो हमारे पास धन कहाँ से आएगा? भगवान भी उन्हीं की झोली भरते हैं जो दूसरों को सुख देते हैं। और देखना, जब मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी तो वहाँ से अपने ससुराल के लिए और समस्त गरीब बेसहारा लोगों के लिए दुआ मांगूंगी। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है माँ जी, और ऐसे पवित्र स्थलों पर जाकर प्रार्थना करने से मनोकामना भी जरूर पूरी होती है। लेकिन तुझे तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, ना ही हो पाएंगे। इतना ही पैसा होता तो पहले मैं ही तीर्थ यात्रा कर लेती। कमला इतना बोलकर नाश्ता करके उठ जाती है और माधव भी ये बात सुनकर जल्दी से अपना खाना खत्म करता है और वहाँ से अपने काम के लिए चला जाता है। पूरे दिन के अपने काम को खत्म करने के बाद पूजा अपनी सास की इजाजत से आसपास की औरतों के सूट सिलने का काम करने लगती है। माधव भी अपने काम पर रोज से ज्यादा देर तक जाने लगता है। ऐसे ही एक दिन घर में बैठी सूट सिल रही पूजा के पास उसकी सास कमला आती है और कहती है, अरे बहू, जल्दी बाहर चल, तेरे लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है, चल जल्दी। लेकिन क्या माँ जी? कमला पूजा का हाथ पकड़कर उसको अपनी पड़ोसन माला के पास लेकर जाती है और बोलती है, पूजा बहू, माला बहन ना तीर्थ यात्रा पर जा रही है, तो तू ऐसा कर, तुझे जो भी मन्नत मांगनी है ना वो इनको लिख कर दे दे या बता दे, तेरे हिस्से की ये मन्नत मांग लेंगी। अच्छा ठीक है माँ जी। पूजा माला के कान में अपनी मन्नत बता देती है, जिसको सुनकर माला हंसते हुए कहती है, अरे कमला, तेरी बहू तो सच में कमली है। सुन तो इसने क्या मांगा है। इसने मांगा है कि मैं ये तीर्थ यात्रा कर पाऊँ। बताओ, तुम्हारी हालत इस गांव के सारे मंदिर घूमने की नहीं है और तेरी बहू तीर्थ यात्रा के सपने देख रही है। ये क्या बात हुई माला बहन? किसी की मन्नत का ऐसे मजाक नहीं बनाते। और अगर भोलेनाथ ने चाहा तो मेरी बहू भी तीर्थ यात्रा कर पाएगी, वो भी बुढ़ापे में नहीं बल्कि इसी हालत में। भगवान गरीबों को भी बुलाते हैं। बुलाते तो हैं, लेकिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो नहीं जा पाते। खैर, मैं तो जाऊं। माला की ये बात सुनकर कमला को बहुत बुरा लगता है और वो भी अब चाहती थी कि वो जाए ना जाए, लेकिन उसकी गरीब बहू की तीर्थ यात्रा का सपना जरूर पूरा हो जाए, जिसके लिए वो कहती है, अरे बहू सुन, तू सूट सिलती है ना, मैं भी 2-4 घरों में बर्तन या झाड़ू पोछे का काम पकड़ लेती हूँ। पैसे आएंगे तो उसे जोड़ना शुरू करेंगे, फिर हम भी तुझे तीर्थ यात्रा पर भेज पाएंगे। माँ जी, अपनी सास से काम करवा कर मैं तीर्थ यात्रा कर भी लूंगी तो क्या फायदा? अपनी माँ समान सास से मैं इस उम्र में अपने सपनों को पूरा करवाने के लिए काम नहीं करवा सकती। और रही तीर्थ यात्रा की बात, तो वह मैं जाकर ही रहूंगी। मैं अपने सिले सूट के पैसे जोड़ रही हूँ। ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। कोई नहीं माँ जी, बाकी भोलेनाथ ने चाहा तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे। देखते देखते 1 साल निकल जाता है और अब तक तो पूजा के पास बस 10,000 ही जुड़ पाए थे, जिसके चलते एक शाम माला कमला के घर आती है और प्रसाद देती हुई कहती है, अरे कमला बहन, लो प्रसाद।
वैष्णो देवी का है। अच्छा ये बात बताओ, तुम्हारी बहू हो आई क्या तीर्थ यात्रा पर? पिछले साल की बात है ये, जब तुमने कहा था कि तुम्हारी बहू भी जाने वाली है। हाँ माला बहन, और मेरी बहू जाएगी, बस थोड़ा समय लग रहा है, तुम चिंता मत करो। जब मेरी बहू जाकर आएगी तो प्रसाद तुम्हारे घर भी आ जाएगा। और मैं भगवान का प्रसाद ताने देते हुए नहीं देने आऊंगी, क्योंकि मेरी बहू ने कहा है तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थलों पर जाने का फायदा क्या, जब दिल में दूसरों को नीचा दिखाने की आदत हो। कमला की इस बात से माला का मुंह बन जाता है। 2 दिन बाद पूजा और माधव की शादी की सालगिरह होती है, जिस पर माधव शादी की सालगिरह से 1 दिन पहले पूजा के हाथों में बहुत सारे पैसे देते हुए कहता है, पूजा, तुमने मुझसे अपनी शादी की पहली रात जो भी चीज मांगी थी वो आज मैंने पूरी कर दी। ये 50,000 रुपए हैं। इससे तुम अपनी तीर्थ यात्रा पर जाने का सपना पूरा कर सकती हो। 50,000? बेटा इतने पैसे कहाँ से लाया तू? माँ, कहीं से लाया नहीं हूँ, बल्कि ये रोज देर देर तक काम करके 1 साल में मैंने जोड़े हैं। माफ करना कम हुए तो, लेकिन मैं अपनी पहली एनिवर्सरी पर तुमको ये तोहफे के रूप में देना चाहता था। आपने इतना सब कुछ मेरे लिए किया। आप दोनों कितने अच्छे हैं। एक गरीब बहू की तीर्थ यात्रा के सपने के लिए मेरे पति और मेरी सास ने इतनी मेहनत की। माँ जी दूसरे गांव से जा जाकर मेरे लिए सूट सिलवाने के लिए ग्राहक लाती थी, जिसके चलते मैंने भी 10,000 रुपए जोड़े हैं। मतलब अब मेरी बहू तीर्थ यात्रा पर जा पाएगी? आपकी बहू ही नहीं बल्कि हम सब जा पाएंगे माँ जी। इतने पैसों में हम तीनों एक साथ जाएंगे तीर्थ यात्रा करने और अपने मन को शांत करेंगे। हे भोलेनाथ, तेरा लाख लाख शुक्र है, अब हम सब आ रहे हैं। पूजा अपने पूरे परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जाती है, जहां वो अच्छे से दर्शन करके जब गांव लौटते हैं तो पूरे गांव में वहां का प्रसाद बांटते हैं। साथ ही कमला की गरीब बहू की तीर्थ यात्रा के सपने के साथ कमला और उसका बेटा भी इस पवित्र यात्रा पर जा पाते हैं, जिसकी उन्हें बहुत खुशी थी।